दिस इज एक्सेल फ्रिक्शन एविडेंस वी हैव इन आवर लैब। इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली हमने क्या करना है, काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है बिटवीन द शाफ्ट एंड द बेरिंग। Okay, there are different types of bearings available in our lab. These are three different types. ये basically आपके पास these are the most simple bearings. We call them plain bearings क्योंकि जस्ट कि आपके पास it's just a hole, ठीक है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी आपके पास क्या है, बहुत लो है, ठीक है। This one is made of aluminum. This one is of brass, the inner side. और तीसरा आपके पास जो है ये स्टेनलेस स्टील है। अब जहाँ पे भी आपके पास बेसिकली शाफ्ट होती है तो शाफ्ट को किसी न किसी बेरिंग के ऊपर हमने क्या किया होता है, माउंट किया होता है। तो अब शाफ्ट जब रोटेट होगी तो देयर विल बी फ्रिक्शन बिटवीन द बेरिंग लाइक हियर। अब ये शाफ्ट है आपके पास, दिस वन इज बेसिकली स्पिंडल इन द प्रेस। ये आपके पास फ्लाई व्हील है, ये मैस है। Using this hanger by adding the mass here, मैं क्या कर सकता हूँ, इस फ्लाई व्हील के ऊपर इस स्पिंडल को टॉर्क प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो आई विल प्रोवाइड द टॉर्क फ्रॉम दिस पॉइंट, और वो टॉर्क कहाँ शिफ्ट होगा, फ्लाई व्हील स्टोर करेगा, फ्लाई व्हील नीचे रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। अब ये जब रोटेट कर रहा है तब क्या होगा कि यहाँ पे ये शाफ्ट है और यहाँ पे ये बेसिकली जो है इस वक्त बॉल बेरिंग लगा हुआ है। तो ये डिफ़ॉल्ट है, लेकिन इसको मैं फ्लाई व्हील को अप करके ये जो आपको ये पॉइंट नज़र आ रहा है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, यहाँ पे मैं प्लेन बेरिंग माउंट कर सकता हूँ। तो जब प्लेन बेरिंग यहाँ पे आ जाएंगे तो ये जो है ये बेसिकली शाफ्ट जो होगी थोड़ी सी अपलिफ्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाएगी, यानी अपना रोल प्ले करना बंद कर देगा एक्चुअली। तो अब इसमें क्या करना है, आई हैव टू डिटरमाइन द काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन दिस वन। लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए फ्रिक्शन टॉर्क चाहिए, कि कितना टॉर्क जो है वो वेस्ट हो रहा है अगेंस्ट द प्लेन बेरिंग टू ओवरकम द फ्रिक्शन। Okay, for that you have the lab manual. These are the observation table. You can see the distance. Basically distance s वो distance है जितना जो है आपके पास जो vertical mass है, जो torque अप्लाई करने के लिए हमने यूज़ किया है, वो कितना distance मूव करता है। Moment of inertia of the flywheel and the spindle, average time, mass producing rotation, m1, f torque। ये जो आपके पास f torque है, that's basically the torque वेस्टेड अगेंस्ट द फ्रिक्शन। ये हमारे पास जो यूजफुल पैरामीटर है, इसकी मदद से हमने क्या कैलकुलेट करना है, म्यू के कैलकुलेट करना है। एंड द रेडियस ऑफ द बेरिंग, दीज आर बेसिकली गिवन इन योर मैनुअल्स। फॉर द नैलो दैट्स 1 centimeter, स्टील 1 centimeter, brass 1 centimeter, and the ball bearing mean radius is 1.3 centimeter. Okay, so in this experiment we have to basically calculate the coefficient of kinetic friction. For that you can see the different parameters. Mu k is equal to f torque. F torque is the friction torque, g is the gravitational acceleration, r is the radius, m is the mass of the flywheel, and small mass is the applied mass. Right, you can see in this one. Okay, ये जो mass m1 है, ये वो mass है जो I'll apply in the hanger, जो मैं हैंगर पे अप्लाई करूँगा, इंक्लूडिंग द मैस ऑफ द हैंगर, जो इसको रोटेट करने के लिए क्या होगा, यूज़ होगा। एंड s वुड बी द डिस्टेंस, जितना ये जो मैस है वो मूव करेगा। लाइक सपोज अगर ये इनिशियल पोजीशन है तो जितना ये डिस्टेंस वर्टिकल डाउन देयर कवर करेगा, वो बेसिकली आपके पास क्या होगा, डिस्टेंस होगा। दैट विल बी यूज्ड टू कैलकुलेट द टाइम फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन। These are the different parameter, mass of the flywheel, that's known, diameter of the flywheel, that's known, diameter of the spindle, that's known. These are the different parameters. This is the derivation discussed in class.
Okay, this is the basic relation F torque जो फ्रिक्शन के अगेंस्ट टॉर्क है उसमें देखें दैट्स दिस फार्मूला इज नीडेड कि एफ टॉर्क वी रिक्वायर्ड for that m1 is the mass applied, g is the gravitational acceleration, d is the diameter of the spindle, that's 2.4 centimeter, 2 s is the distance, t is the time, m1 the mass of the applied mass, d spindle diameter, 4 I and d. Okay, अब इस फॉर्मूले में अगर आप देखें तो सारे पैरामीटर्स नॉन हैं एक्सेप्ट टू, दैट्स द डिस्टेंस और टाइम. ये दो पैरामीटर्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं हमें नोट करने के लिए. एफ टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ दो पैरामीटर्स रिक्वायर्ड हैं, डिस्टेंस एंड टाइम. ऑल अदर पैरामीटर्स आर विल बी नोन ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट एंड यूजिंग दोज आई हैव टू कैलकुलेट माई म्यू के. राइट, दिस इज फॉर्मूलाज. आई इज नॉन, टी इज नॉन, एवरीथिंग इज नॉन, जस्ट डिस्टेंस एंड टाइम. ओके जी, अब इसमें करना है क्या बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में, टू कैलकुलेट द काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द शाफ्ट एंड द बेरिंग. यहाँ पे ये जो आपको नीचे हैंगर नज़र आ रहा है इसके अंदर मैस अप्लाई करने, लोड अप्लाई करने, ये क्या करना हो जाएगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा. दैट्स नॉट नेसेसरी कि आपने इतने ही मैस अप्लाई करने के जस्ट रोटेट हो. मैस अप्लाई करेंगे, जितना मैस अप्लाई करेंगे उतनी डाउनवर्ड एक्सलेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो डिस्टेंस कम हो जाएगा. टी एस बाई टी रिलेशन आपके पास फिर भी जो आपके पास एफ टॉर्क है मतलब दैट शुड नॉट बी टू मच, like for moderate torque the value will be approximately constant. So using that, अब इसमें क्या करना है, अभी जो माउंटेड है वो बॉल बेरिंग है, so we can basically change the bearing using the L keys. जब आप इन नट्स को क्या करेंगे, टाइट करेंगे, तो ये जो है बेसिकली अप मूव कर जाएगा एंड देन यू कैन अप्लाई द नैलून बेरिंग हेयर्स और द स्टील और व्हाटएवर यू वांट टू. Using the L key, I lift this flywheel so that I can apply the naloon bearing on the shaft. Now you can see that the shaft has lifted upward. You can see the gap. अब यहाँ पे आपने बेसिकली क्या करना है, एक बात का ख्याल रखना है कि जब आप प्लेन बेरिंग अप्लाई करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे कि यहाँ पे एक बेसिकली आपको नॉट नज़र आ रही है, सॉर्ट ऑफ हुक. तो आपने इसको बेरिंग को इस तरह अप्लाई करना है, इस तरह लगाना है कि ये बेसिकली ये जो होल है यहाँ पे फिट बैठ जाए. सिमिलरली फॉर द अदर बेरिंग एज वेल. बेरिंग सेट करने के बाद आपने क्या करना है, उस नट को जो नीचे टाइट किया था उसको क्या करूँगा, मैं लूज़ करूँगा, तो ये अपनी सीट पे राइट इट विल बी राइटली प्लेस्ड हियर. ओके, आई हैव अप्लाइड बोथ द बेरिंग्स, द नैलून बेरिंग्स ऑन राइट एंड लेफ्ट साइड एज यू कैन सी. अच्छा, अब इसमें एक चीज़ देखें कि अगर आपने बेरिंग बिल्कुल करेक्ट प्लेस किए हैं तो क्या होगा कि यहाँ पे कोई गैप नहीं नज़र आएगा आपको. अदरवाइज़ अब बेसिकली इसकी रीज़न क्या है यहाँ पे इसको इसके अंदर होल करने की, वो ये है ताकि अगर शाफ्ट रोटेट हो तो उसके साथ ये बेरिंग रोटेट करना स्टार्ट ना कर दे. बेरिंग क्या होना चाहिए, अपनी जगह पे फिक्स होना चाहिए, दैट्स व्हाई देयर इज़ अ हुक. अब इसमें बेसिकली काम क्या करना है, मैंने क्या करना है, आई हैव टू कैलकुलेट द टॉर्क. जो बेसिक पर्पज़ है कि जब ये शाफ्ट रोटेट होगी तो फ्रिक्शनल टॉर्क कितना होगा एक्चुअली. तो वो फ्रिक्शन टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए वी हैव सीन द फार्मूला. तो बेसिकली मैंने क्या करना है, जस्ट I have to apply the loads in these hangers. यहाँ तक कि क्या करना स्टार्ट कर दे, रोटेट करना स्टार्ट कर दे. और जब ये रोटेट करना स्टार्ट होगा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, जब ये नीचे जाएगा तो मैंने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे क्या कर लेना है, टाइम नोट कर लेना है. उसके लिए क्या कर सकता हूँ मैं, इसके ऊपर एक मार्क, I can mark a point on the string right here. अब यहाँ पे आपने टाइम कैसे नोट करना है, यहाँ पे वेट ऐड करना है, और जब ये नीचे जाएगा तो जब ये फुल स्ट्रिंग ओपन हो जाए
वहाँ पे आपने वहाँ तक का टाइम क्या कर लेना है, नोट कर लेना है यूजिंग स्टॉप वॉच। अब इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो वो फुली नीचे जाएगा तो उसके बाद वो चूँकि फ्लाई व्हील रोटेट कर रहा होगा इनर्शिया की वजह से, तो दोबारा जो आपके पास जो स्ट्रिंग है वो दोबारा रैप अप होना शुरू हो जाएगी इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जस्ट वहाँ तक का टाइम नोट करना है जहाँ तक वो क्या करता है, नीचे जाता है। और उसके बाद दैट्स इट, यूजिंग द फार्मूला वी हैव टू कैलकुलेट द एफ टॉर्क एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट द kinetic friction coefficient. Okay, now I'll add the weights. Okay, it's not moving. Still no movement. There's a 2 Newton load, no movement. Okay, it's 19 Newton, still no movement. So, but I can see there's a minor gap, so I can apply a 5 Newton load for, okay, 15 Newton before. So there's additional 5 Newton, no moment. $22. 24, no moment. 25, no moment. Okay, at 29 Newton it starts moving. अब मैंने क्या करना है, टाइम नोट करना है जिस टाइम में क्या होता है स्ट्रिंग completely डाउनवर्ड मूव कर जाएगा, वो टाइम नोट करना है मैंने। हाँ, एक चीज़ का इसमें ख्याल रखना है कि जब आप टॉर्क अप्लाई करें तो ये जो होल्डिंग रॉड है आपके पास, यहाँ पे गैप होना चाहिए। इट शुडंट बी लाइक कि ये जो ब्लू सरफेस है इस स्पिंडल को टच कर रही हो, दैट शुड नॉट बी द केस एक्चुअली। Similarly for the other one, और ये नीचे जाएगा। I can stop at a particular point as well, like अगर मैं 2 मार्क लगा दूँ स्ट्रिंग पे तो I can use that distance as well, कि बेसिकली मैं कोई 2 पॉइंट मार्क कर दूँ, फिर जैसे ही उस पॉइंट तक पहुँचे तो उसको मैं क्या कर लूँ, नोट कर लूँ, तब भी दैट डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, sorry, distance, using the distance and time I can calculate the friction torque as well. So this is about it. So I just need 2 values, this mass here and the time, that will give me the friction torque. Okay, so you can observe that कि यहाँ पे मुझे कितना लोड अप्लाई करना पड़ा एक्चुअली, आई हैव टू अप्लाई 29 न्यूटन, लेकिन जब मैं बॉल बेरिंग के साथ करूँगा तो ये बहुत कम हो जाएगा। Okay जी, it has moved downward. तो string of the length, I know that would be the distance, approximately the distance. Using the time I can calculate the friction torque, and then I can calculate the coefficient friction between the shaft and the nylon bearing. So this is the table, average time in seconds। यहाँ पे आपने टाइम पुट कर दिया, कितना टाइम लगा
और यहाँ पे आपको mass producing the rotation that is 29 Newton approximately, including the 100 gram of the hangers. That won't change that much. That won't change significantly the reading, so you can ignore as well. So here you can write the frictional torque from this formula. Here M1, the mass, M1 into D, that's basically 29 Newton. D is the spindle radius, 2s is the distance or the string length, T is the time that we have noticed during the motion, and I is the moment of inertia using this formula. So I can calculate the F torque. So if I know the F torque, radius of the bearing from Nalun, that's 1 centimeter. Putting that into this formula, I'll get the value of the kinetic coefficient, friction coefficient. Okay, I've uninstalled the Nalun bearings or done. अब आपने क्या करना है इसमें बेसिकली, अब मैं इसी के साथ क्या करूँगा, बॉल बेरिंग के साथ एक्सपेरिमेंट एक आपको रीडिंग दिखा देता हूँ. Now you can see that कि इसको so मैं लूज करूँगा, it is not here, so this actually cause the movement of the later. अच्छा जी, अब जो है वो बॉल बेरिंग माउंटेड है शाफ्ट पे. तो अब हमने देखना है बेसिकली कि बॉल बेरिंग किस हद तक क्या कर देते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं. ओके, एज यू कैन सी दैट कि बॉल बेरिंग के केस में सिर्फ हैंगर के वेट की वजह से आपके पास शाफ्ट रोटेट कर रही है. अगर मैं 2 न्यूटन अप्लाई कर दूँ, so you can get a faster movement than before, smaller torque. तो बॉल बेरिंग क्या करता है, आपके पास फ्रिक्शन को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देता है. So that's why we use the ball bearing in most cases. As you can observe the flywheel motion. This is our experiment number 6. इसमें आपने क्या करना है, kinetic friction coefficient calculate करना था. Any question? You can please ask. Thank you.